प्रकार के जातीय गणित जो सेट हो रही है पीडीए फार्मूला, उसके तहत जो है लड़ाई बहुत मस्त होगी और एनडीए गठबंधन अब की बार अयोध्या से जीतने जा रही है। पीडीए की बात की आपने, पिछड़ा दलित, जी हाँ। क्या मामला निकाला जाए इसका? पीडीए में बहुत सुन रहा हूँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पीडीए पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सौड़ों का क्या होगा बेचारों का? सवर्णों उसमें किसी को अलग थोड़ी ना किया। पीडीए मतलब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अथवा अति गरीब। जो अति गरीब है वो किसी भी जाति का हो सकता है। अच्छा जी हाँ। तो अवधेश कुमार जी दलित प्रत्याशी हैं यहाँ से? दलित प्रत्याशी हैं और सबसे अच्छे हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल कोई एक्ट का कोई दाग नहीं है। 9 बार के विधायक हैं, 6 बार के कैबिनेट मंत्री हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास का जो काम किया है, 55 लाख महिलाओं को वृद्धा पेंशन और समाजवादी पेंशन समाजवादी सरकार ने उन्होंने देने का काम किया है। इसके तहत जो है चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा खासा समाज में उनकी पकड़ है। इसलिए अब की गठबंधन के प्रत्याशी काफ़ी मजबूत स्थिति में है अयोध्या की जमीन में। पिछली बार भी मजबूत थे लेकिन 2 लाख वोटों में सिमट गए थे गठबंधन के साथ भी। हाँ, सिमट गए, वो बात थी, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस समय की बात कुछ और थी, लेकिन इस समय की बात कुछ इस समय की बात कुछ और है कि उस समय की बात कुछ और थी? उस समय फैसला भी नहीं आया था, इस समय फैसला है, मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। मैं मंदिर की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं भी हिंदू हूँ और मंदिर का पुजारी हूँ। हनुमान जी के दर्शन करने जाता हूँ, श्री राम का दर्शन करने जाता हूँ। अगर मंदिर के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन्होंने कहा था कि मैं हर 1 साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 10 साल हो गए हैं, 2 करोड़ नौकरी 20 करोड़ हो जाती, लेकिन युवा रोजगार घूम रहा है। ईडी सीबीआई विपक्ष के ऊपर अभी कल अरविंद केजरीवाल को जो है मुख्यमंत्री पद से रहते हुए ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। एक सेकंड में आपको रोकूंगा। जब कोई भी भ्रष्टाचार करके बैठा होगा भ्रष्टाचार किसी सिंहासन पे, तो उसको गिरफ्तार तो किया ही जाएगा। भ्रष्टाचार तो बिना भ्रष्टाचार के तो ईडी गिरफ्तार करेगी नहीं। भ्रष्टाचार तो इनके साथ में ही है। अभी जो है ट्रोलर बांध में कितना बड़ा घोटाला हुआ है और तमाम पिछले बार काफी घोटाला हुआ, उसको एक क्यों नहीं? गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की जो भी बात है, संविधान की जो रक्षा करेगा उसको सबसे अच्छी मजबूती। अरे संविधान की आपने बहुत अच्छी बात कही। इंडिया अलायंस लड़ रही है चुनाव साथ में, उसका ही समूह डीएमके एक है। जी हाँ। दयानिधि स्टालिन की पार्टी। हाँ। अभी सनातन विरोधी उनके बेटे ने बयान दिया था, चर्चा में आए थे जी। तो दयानिधि स्टालिन का एक मैनिफेस्टो जारी हुआ, घोषणा पत्र। उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि सीए को हटा देंगे, वहां से सीएए को हटा देंगे, समझ रहे हैं ना? उन्होंने कहा कि हाँ, वो आप बात करें। उन्होंने कहा सीए हम यहाँ लागू नहीं करने देंगे। हाँ, और उसके बाद एक बात और उन्होंने कही, श्रीलंका से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, उन्होंने कहा। हाँ, अब मुझे समझ में नहीं आता, अगर सीएए लागू ही नहीं रहेगा तो विदेशी शरणार्थियों को नागरिकता कैसे मिल जाएगी? बात सही है। केंद्र सरकार ने जो सीए तो कानून, ये मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र को गलत मान लिया जाए? उनका अलग अपना विचार है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अपने विचार हिसाब से करेंगे। लेकिन जो सीए लागू है, जो बाहरी अल्पसंख्यक है, वो अपना ही मैनिफेस्टो नहीं जारी किए हैं, पूरे इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो जारी किए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम नागरिकता देंगे, नागरिकता के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देंगे। और एक बात और कही उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ तमिलनाडु में शुरू करने की बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ घोषणा पत्र में शामिल कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से राय नहीं ली। क्या मानेंगे इसको? सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ तभी लागू हो सकता है जब राष्ट्रपति वहाँ के अनुमोदित है। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के सुझाव से ये काम नहीं होता। जब मैंने घोषणा पत्र पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सुझाव लिया गया। तो कैसे संभव है ये सुप्रीम कोर्ट की वहाँ खंडपीठ? संभव तभी होगा जब सरकार बदलेगी और उनकी सरकार आएगी, तभी वो कई ऐसे काम होते हैं जो सरकार बनने पर हो जाता है और उसी अनुसार वो भी करना चाहते हैं। और एक असंभव काम उन्होंने कहा, उसमें ये था 65 रुपया डीजल का रेट, 75 रुपया पेट्रोल का रेट, एलपीजी सिलेंडर का रेट 500 रुपये। लेकिन एक मिनट, आपको मैं रोक रहा हूँ, अभी भी उनके पास वहाँ की गवर्नमेंट है, अभी वो टैक्स ना लें
तो ये सेम रेट पे वो दे सकते हैं। दे सकते हैं। तो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं, सरकार बनने के बाद ही क्यों देंगे? ये तो बात आपने सही कही। इस समय जो पेट्रोल का दाम है, डीजल का दाम है, प्रदेश सरकार उसमें 40 रुपए प्रति लीटर, 105 रुपए लीटर तो उनको ये चीजें पहले लागू कर देना चाहिए। अगर वो पहले लागू करके ये पेश कर देते हैं कि हम 75 रुपये डीजल पेट्रोल दे रहे हैं और 55 रुपये डीजल दे रहे हैं, अगर ऐसा पेश करते हैं तो संभवतः ये काम संभव हो सकता है और ये हो भी सकता है, क्योंकि वो 1999-2000 के बाद जो प्रति बैरल डीजल पेट्रोल का दाम था उससे कुछ ही पैसे इस समय बढ़ा हुआ है। बीच में केंद्र सरकार ने कहा था कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम को कम करेंगे, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव में उन्होंने ये सब बातें भुला दिया। आज वही का रेट है और जब आचार संहिता लग गया तो इन्होंने 2 रुपये सस्ता कर दिया। तो ये सब जब चुनाव आता है तो सस्ता कर देते हैं, उसके बाद महंगा हो जाता है। आज महंगाई चरम पे है। दाल देखिए 140 रुपये हो गई है। नमक जो 8 रुपये 10 रुपये किलो बिकता था 2014 के पहले, आज 28-30 रुपये में है। यूरिया की बोरी जो 50 रुपये 50 किलो की आती थी, इस समय 40 किलो की हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं महंगाई बढ़ाने के, इसको सोचना होगा केंद्र सरकार को, और जो नीतियां हैं वो जनहित में लागू करना होगा। और युवा जो बेरोजगार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी में लाना होगा। अभी कुछ लोग यहाँ कह रहे थे आप एससी हैं आप एससी? जी हाँ, हम तो एससी हैं। तो आपकी तो पार्टी मैं सुना हूँ बहुजन समाज पार्टी है, ऐसी क्योंकि कोई यहाँ बात जितने नहीं। यादव जी लोग हैं उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो उस हिसाब से आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी होनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। दलित समाज का नेता भाजपा में भी है, बसपा में भी है और सपा में भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर मैं दलित हूँ तो बहुजन समाज पार्टी का हूँ। आज दलित राष्ट्रपति है, दलित राज्यसभा में है, दलित राज्यपाल है, तो ऐसे कहने की क्या बात है कि हम जो है बहुजनवादी हैं। हम बहुजनवादी नहीं हैं। अच्छा, आपने कहा कि ऐसे नेता को वोट देंगे जो नेता करप्ट नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। तो आपकी पार्टी ने, यानी कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी जो मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, आपकी पार्टी तो नहीं कह सकता, दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ घोषित कर दिया है। सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन, एक भी केस नहीं है, एकदम ताक पात साफ नेता है। क्या माना जाए? बहुत बेदाग के हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। और क्या लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई में है कुछ यहाँ अयोध्या में? बहुत उनको दलितों का वोट मिलेगा, उनको ब्राह्मणों का वोट मिलेगा। और अगर यही समीकरण पहले गठबंधन के तहत आए होते सच्चिदानंद पांडे जी, तो उनकी जीत यहाँ से सुनिश्चित थी, कोई उनको रोक नहीं सकता। लेकिन फिलहाल मायावती बहन जी ने जो भी फैसला लिया है अच्छा लिया है और यहाँ पे आए हैं, अयोध्या की धरती पर आए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और मैं कहता हूँ कि ऐसे ईमानदार युवा प्रत्याशी को सबको सपोर्ट करना चाहिए। अभी आप कह रहे थे समाजवादी पार्टी को सबको सहयोग करना चाहिए, अभी आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को सहयोग करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दोहरी राजनीति है। दोहरी राजनीति नहीं है। तो हमने कहा अगर गठबंधन के तहत आए होते तो उनका भी स्वागत था। लेकिन अच्छे हैं, युवा हैं, आए हैं राजनीति में, उनका भी स्वागत है, ऐसा मैंने बोला। अच्छा, क्या माना जाए कि पूरी तरह से दलितों की पार्टी आज पीडीए जो फॉर्मूला अखिलेश यादव जी ने चला है, इसके तहत दलितों की पार्टी सपा बन रही है या दलितों की और भी पार्टियां पैदा हो रही है? जो दलितों के हित बात करेगा, पिछड़ों के हित की बात करेगा जी, वही जो है दलितों और पिछड़ों की पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे भाजपा। भाजपा भी दलितों की बात कर रही है। भाजपा का जो प्रधानमंत्री है, क्यों नहीं कर रही है? वो भी इसी वर्ग से बिना है। एससी के वोट से, बिना पिछड़े के वोट से कोई जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है, क्योंकि दलितों पिछड़ों की आबादी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। एक श्रीमान जी थे, अभी यही मैं बात कर रहा था, उन्होंने बात करते हुए बताया कि जे पैसा दे वही चुनाव वोट दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे पर राधे भाई, आपने जो बोला वो बात सही है। राधे, कुछ पैसा ही बटा था ये। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग पैसे पे चुनाव नहीं कर रहे हैं, वोट नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे के मुद्दे पर यदि हम लोग वोट कर देंगे और भ्रष्ट और करप्ट कोई सरकार बना लेगा तो आने वाली सदियां हम लोगों को माफ नहीं करेगा। इसलिए हमको ईमानदार, टिकाऊ और अच्छा प्रत्याशी
चाहिए, जो समाज का विकास करे, जो देश का विकास करे, जो शिक्षा को सही से लागू करे। गरीबों को शिक्षा मुक्त होनी चाहिए, पिछड़ों को शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। शिक्षा मुक्त तो है, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को भेजते ही नहीं। ऐसी क्या बात है? और भेजते हैं तो जाके चेकिंग नहीं करते, प्रधानाध्यापक क्या कर रहा है, क्या खिचड़ी खिला रहा है प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को। उसको सरकार को चाहिए ना, सरकार गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है, अरे गवर्नमेंट की गारंटी है, 70,000 रुपये, तो उनको चेक करना चाहिए ना कि हम जिस टीचर को इतना वेतन दे रहे हैं वो स्कूल में कर क्या रहा, मोबाइल चला रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा। आप अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, आपको भी आपकी तो भी कुछ दायित्व बनते हैं, उन दायित्व का निर्वहन कहाँ लेते हैं। जब सरकार का कोई बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला नेता, सांसद, विधायक यदि एक स्कूल में महीने में 15 दिन में, हफ्ते में एक ही स्कूल का भ्रमण करे तो पूरे जिले की स्थिति बदलने शुरू हो जाएगी। क्योंकि गांव का छोटा आदमी ये वो नेता करेगा ना जिसके पास स्कूल नहीं होगा। ऐसा नेता थोड़ी कर पाएगा जो 100 स्कूल खोल के बैठा शिक्षा माफिया है। वो बात आपकी सही है। तो आप लोग नेता तो उसी को चुनते हैं जो शिक्षा माफिया होगा। नहीं, हम जो माफिया होगा उसी किसी माफिया को नहीं चुनेंगे, हम लोग ईमानदार और अच्छे प्रत्याशी को चुनेंगे। बाहुबलियों को चुनते हैं। बाहुबली हमारे यहाँ से, हमारे अयोध्या विधानसभा से कोई बाहुबली आज तक नहीं जीता हुआ है। तेज नारायण पांडे जी क्या थे, बाहुबली नहीं थे? नहीं, कौन से बाहुबली थे यार? तेज नारायण पांडे स्वच्छ और ईमानदार छक्के थे। अच्छा, उनके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल कभी कोई केस है ही नहीं, कोई मुकदमा भी नहीं है। क्या बात करते हो? राज्य मंत्री रहे हैं, अच्छा काम किए हैं, सड़कों का निर्माण कराए हैं, तमाम अच्छे काम कराए हैं, पूरी लाइन सीवर लाइन अयोध्या में बिछवाए हैं, ऐतिहासिक काम करके गए हैं 2012-17 के बीच। चलाया मैं। लल्लू सिंह के विकास को किस तरह से देखते हैं? लल्लू सिंह जब ऊर्जा राज्य मंत्री थे उन्होंने अच्छा काम किया था और उनकी ईमानदार और अच्छी छवि है और वो भी लोकप्रिय हैं, लगातार दोबारा सांसद हैं। उनका मैं मान सम्मान सब करता हूं क्योंकि वो हमारे लिए भी लोकप्रिय हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आप सपा का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी बार इंडिया अलायंस के प्रत्याशी का सम्मान कर रहे हैं, तीसरी बार आप बहुजन समाज के प्रत्याशी बहुत गए रहे डॉक्टर साहब, चौथी बार आप भाजपा के प्रत्याशी का सम्मान कर रहे हैं। किसका सम्मान तो सबका करना चाहिए। सम्मान करने से क्या होता है? कोई हमारे द्वार पे आएगा तो उसको भगा थोड़ी ना देंगे, उसको पानी पिलाएंगे, उसको मीठा खिलाएंगे जो हो सकेगा। सम्मान करने वाली बात अलग है और अपने मनों से मन से जो आप वोट करता है उसकी बात अलग है। इस बात को यादव समाज के लोग क्यों नहीं समझते? मैं जहाँ यादव समाज के लोगों से मिलता हूँ वो सारे लोग एक ही बात कहते हैं, एक ही स्वर में, कि अखिलेश यादव को वोट करेंगे। क्या कारण हो सकता है? जातिवादिता हावी है कि अखिलेश यादव ने उनके लिए कुछ खास कर दिया है जो और लोगों को नहीं दिख रहा है? खास नहीं किए हैं, लेकिन उनके जाति और बिरादरी का कोई अगर मुख्यमंत्री किसी जात और बिरादरी का बन जाता है तो उनको भी अच्छा लगता है और वो लोग अपने समाज के लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव को मानते हैं, इसलिए उनका सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जातिवादिता देखकर अगर वोट किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई जाति अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना पाएगी। तो माना क्या जाए, यहाँ अयोध्या में किसकी सरकार बन रही है? इंडिया अलायंस की या भारतीय जनता पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अब सब लोग चुनाव में है, मैदान में है। प्रत्याशी कौन सा बल है? प्रत्याशी मजबूत कौन से हैं? प्रत्याशी हमारे यहाँ दोनों मजबूत हैं। दोनों 3 प्रत्याशी लड़े हैं तो 3 बता रहे हैं। 3 माननीय सांसद लल्लू सिंह 2 बार से लगातार यहाँ से लोकसभा सदस्य हैं और माननीय अवधेश प्रसाद यहीं से मिलकीपुर विधानसभा से अब की 9वीं बार विधायक हुए हैं और 7 बार कैबिनेट मंत्री हुए हैं। सचिदानंद पांडे जो यहाँ पे आए हुए हैं इस समय जो है अकबरपुर से हैं, तो नए कैंडिडेट हैं, लेकिन उनको भी जो बहुजनवादी नेता हैं, जो बहुजन के नेता हैं, कैडर वाले जो लोग हैं, तो उनकी वजह से उनको कुछ मजबूती जरूर मिलेगी। क्या माना जाए, जीत से बहुत दूर होंगे सच्चिदानंद? जीत क्या, अब अगर इंडिया अलायंस से होते तो अलग बात होती। लड़ाई है, लड़ाई में तो अपना पक्ष रखेंगे। अभी तो उनका कोई वो आया नहीं है मैनिफेस्टो, क्या घोषणा पत्र जिसे कहते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसलिए क्या कहा जाए। पहली एक साइकिल खरीदी, क्या समझा जाए कि हमारे
इनमें सबसे ज्यादा मजबूत लल्लू सिंह को माना जाए या अवधेश को माना जाए? सबसे ज्यादा मजबूत इन समय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अवधेश प्रसाद जी। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे की वजह से तो नकारेंगे तो नहीं लोग? राम मंदिर को कौन नकारेगा? राम को हर कोई जानता है भैया, हर कोई उनकी पूजा करता है, हर कोई उनके पास जाता है। तो राम वाली बात अब खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना है, प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, सभी जाति और धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं, 2-2 लाख की भीड़ होती है। सब जा करके वहाँ पे जो है अपना जो है चढ़ावा करते हैं और राम का नारा लगाते हैं। तो इसलिए जाति धर्म से हटके अब ये इस बार चुनाव होगा, विकास के मुद्दे पर होगा, संविधान के नाम पर होगा, शिक्षा के नाम पर होगा। महोदय, विकास का मुद्दा तो आपने बहुत अच्छा छेड़ा। विकास किसकी सरकार में हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा विकास की, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस विकास की, कुछ लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। अगर 70 साल में कांग्रेस विकास न की होती तो आज जिस पायदान पर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर ना होती। जो लोग कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उनको पहले ये सोच लेना चाहिए कि 70 साल के पहले हम क्या थे और आज हम क्या। अच्छा, एक और बात, आरोप लगते हैं वर्तमान सरकार पर कि ईवीएम से चुनाव हटवा के बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव हो। जी, क्या आप क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि ईवीएम बैन होना चाहिए। जिस तरीके से अन्य देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, उसी तरीके से चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये ईवीएम से चुनाव 2004 से होता आ रहा है और 2004 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उसी समय ईवीएम लागू हुआ था। और पहला चुनाव ईवीएम से हुआ, दूसरा चुनाव ईवीएम से हुआ, तब कांग्रेस जीत गई। अब 2 चुनाव में भाजपा जीत रही है, क्या मानते हैं? ईवीएम गलत इसलिए है, जब चंद्रयान 3 को यहाँ से बैठ करके कंट्रोल किया जाता है तो ईवीएम को जिले मुख्यालय से क्यों नहीं कंट्रोल किया जा सकता है? अब यही आप जान लीजिए, बाकी क्या कहा जाए। आप भी समझदार हो, पत्रकार जिले हो। मुख्यालय से ईवीएम को कंट्रोल कर लिया जाता है। अब क्या किया जाता है उसको तो ईवीएम चलाने वाले लोग कहते हैं, लेकिन जन जन की आज यही पुकार है कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। आप गांव में जाइए, देहात में जाइए, अनपढ़ गंवार या किसी अशिक्षित लोग से पूछ लीजिए, वो भी यही कहने के लिए तैयार है कि ईवीएम को बैन किया जाए। लेकिन ये नारा सशक्त होता अगर उसी समय, तो शायद कांग्रेस की 2 बार सरकार ही नहीं बनती, बैलेट पेपर पे चुनाव होता। वो पहली बार था, लागू हो गया था, उन्होंने करवा दिया, ठीक है, लेकिन अब इसको बैन करना चाहिए। अब स्वच्छ और ईमानदारी के लिए या तो महोदय निष्पक्ष फिर कैसे हो पाएगा? बैलेट पेपर चुनाव होते हैं, उसमें तो लोग खुद ही स्याही मार देते हैं, भ्रष्टाचार कर लेते हैं। कैसे से अरे पिछले दिनों आपने देखा नहीं क्या, माफिया लोग कैसे वोट डालते हैं? अभी जयपुर की घटना आपने देखी नहीं क्या? दुकानिया खोले हुआ, वो तो बात सही है, लेकिन ईवीएम में तो ये है कम से कम कोई लगा तो नहीं सकता, जो जाएगा अपने हाथ से लगाएगा। ईवीएम से चुनाव हो, लेकिन ईवीएम में निकलने वाली पर्ची को भी गिना जाए और उसके मत को भी गिना जाए, ताकि ये पता चल जाए कि जो पर्ची जितना निकलती है, क्या उतना वोट ईमानदारी से मिलता है, कि पर्ची केवल अलग निकलती है या वोट कहीं और जाता है। कौन सा प्रत्याशी कितना प्रबल है यहाँ? और ये अयोध्या लोकसभा है और अयोध्या विधानसभा है, रसगुल्ला बाग चौराहा है, और यहाँ डॉक्टर साहब अपनी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। इनको सारा राजनीतिक अनुभव है। ये जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर सोच रहे हैं, और जो प्रत्याशी विकासशील होगा उसको वोट करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं सोच पाते। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क उत्तर भारत की इस चुनावी यात्रा के विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में